सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी सारे मेरे चाहने वाले हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ और इजाज़त लेता हूँ। मैंने अपने हारमोनियम की तालीम अपने पिताजी से ली, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर में सारंगी बजी। मेरे फादर ने सारंगी बजाने के बाद में हारमोनियम बजाया, क्योंकि हमारे यहाँ 300 साल तक सारंगी बजती हुई चली आई। उसके बाद में हमारे पिताजी ने सारंगी सीखी, मगर सारंगी बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, तो बजाना सब कुछ मगर मिलाना नहीं आता था पिताजी पे। तो हमारे दादा जी उस्ताद बुद्धा खां साहब, जो कि बहुत बड़े सारंगी वादक थे ग्वालियर घराने के, और राज दरबार में ग्वालियर महाराज के यहाँ पर नौकर थे। जी जी। तो फिर पिताजी से कहा कि भाई सारंगी के दादा मैं तो मेरा मन सारंगी मैं नहीं सीखूँगा, फिर क्या करना चाहते हो? उस टाइम पे हारमोनियम का थोड़ा सा रिवाज फिल्मों में और वो गले में लटका के, तो हमारे फादर जो है उस टाइम पे देवानंद स्टाइल के बाल रखते थे। तो फिर कहने लगे कि भाई मैं तो जब ही सिखाऊंगा, पहले तुम अपने बाल कटवा कर आओ, सर मुंडवा कर आओ। अच्छा, उनको बालों से बहुत मोहब्बत थी हमारे पापा को, वो हर हफ्ते बाल सेटिंग करवाते थे। तो फिर उन्होंने बाल कटवाने के बाद में फिर शुरुआत पापा। तो हमारे यहाँ पर ये मैं दूसरी पीढ़ी हूँ जो हारमोनियम, मेरे फादर उसके बाद में मैं, क्योंकि नहीं उससे पहले हमारे घर में सारंगी, हमारे ननिहाल में भी सारंगी बजी, हमारे ददियाल में भी सारंगी बजी, और अच्छे अच्छे सारंगी वादक हुए, जैसे उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खां साहब, उस्ताद हमीद खां साहब, हमारे परदादा उस्ताद बुद्धा खां साहब। फिर पिताजी की तालीम हुई, तो पहले तो मेरी दादाजी से तालीम हुई धौलपुर के अंदर। तो हमारे दादाजी ने सारे गामा पादा नीसा। फिर उसके बाद में हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आने के बाद में फिर पिताजी से तालीम होती रही। अच्छा, पिताजी को टाइम मिलता नहीं था, तो मेरी ज़्यादातर तालीम जो हुई है वो या तो ग्रीन रूम में हुई है या फिर दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके साथ में 24 घंटे साथ में रहता था पापा के साथ। तो मेरी तालीम ऐसे हुई। कार्यक्रमों में तालीम हुई है जी आपकी? अच्छा। ग्रीन रूम में वो क्या करते थे कि वो चले जाते थे थोड़ा बाहर, बेटा ज़रा तानपुरे वगैरह मिलवा, तो उससे थोड़ा संगत करने का वो मुझे वहाँ से थोड़ा थोड़ा मिलता रहा प्रसाद, सब बुजुर्गों का जितने भी सब का आशीर्वाद मुझे मिला। जी 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 वाह, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब है कि आपकी तालीम आपके पिताजी से हुई? जी, मेरी तालीम मेरे पिताजी से हुई। मेरे पिताजी के जाने के बाद में बनारस घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित भोलानाथ मिश्रा जी, जो कोई मैं उनका अपनी लाइफ में नहीं भूलूँगा, क्योंकि जो मेरा साथ उन्होंने दिया मेरे पापा के जाने के बाद में, मैं उनको बहुत अपना करता हूँ। फिर उसके बाद में मैंने, क्योंकि एक्चुअली हमारे फादर जो थे वो दिल्ली घराने के शागिर्द थे तान सम्राट उस्ताद नसीर अहमद खां साहब के। क्या? तो फिर मैंने वो सिलसिला भी को मैंने कही भाई ये सिलसिला, क्योंकि फिर मैंने उस्ताद इकबाल अहमद खां साहब से गंडा बनवाया। अच्छा। तो मैंने करा। आप दो घरानों से जुड़े रहे हैं जी। एक बनारस घराने से एक भी आपकी बनारस गंडाबंद घराने तालीम से है जी, गायकी की तालीम हो गया है जी। मेरे विचार से। जी उसके बाद दिल्ली घराने से जी, भी दिल्ली आपने घराने तालीम करी। क्योंकि दिल्ली घराने से तो एक्चुअली मेरी तालीम तो मैं दिल्ली घराने से तो शुरू ही थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो है मेरे वालिद साहब ने चांद सम्राट उस्ताद नसीर अहमद खां साहब से गंडा बनवाया। तो वो तालीम मेरे, जब मैंने पिताजी से सीखा तो वो तालीम मेरे पास आई है। तो बहुत अच्छा है ये तो। बहुत। आपके पिताजी की तालीम आपके दादाजी से हुई थी? मेरे पिताजी की तालीम सबसे पहले हमारे परदादा उस्ताद बुद्धा खां साहब से हुई। हारमोनियम की तालीम की बात? हारमोनियम की तालीम। अच्छा। फिर हारमोनियम की तालीम उस्ताद बुद्धा खां साहब से होने के बाद तो पापा जब दिल्ली आए, तो दिल्ली आने के बाद में पापा ने सुईवाला ने एक जगह है दरियागंज में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर एक अभी भी वो हमारे पास में है, हम वहाँ 30 रुपये महीने के किराएदार हैं। अच्छा। वो जगह है हमारे पास में। तो पापा नसीर खां साहब ऊपर रहते थे और पापा नीचे रहते थे। तो फिर पापा ने वहाँ से नसीर अहमद खां साहब, उस्ताद नसीर अहमद खां साहब से गंडा बनवाया। बहुत सुंदर। तो पापा की तालीम पहले अपने दादा से हुई, फिर उसके बाद में उस्ताद नसीर अहमद खां साहब। वो तो आपके वाद्य यंत्र को बजाने से ही पता लगता है कि वो गायकी ही पूरी इसमें। जी, पूरी गायकी कोशिश करते हैं, बस अल्लाह ताला कामयाब करवा दे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ना तो इसमें गमक है, ना इसमें खटका है, ना इसमें मुर्की है, ना मीड है।
जी जी बस, मगर कोशिश करते हैं कि वो मालिक इज्जत रख ले। जी जी और एक मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत आसान इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी आसान नहीं होता, सभी इंस्ट्रूमेंट बड़े मुश्किल होते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये अब आजकल क्या रिवाज चल गया है कि 4-5 फिल्मी गाने बजाने के बाद में वो भी कहते हैं कि जी हम भी हारमोनियम वादक हैं, हम भी हारमोनियम वादक हैं। और जिन्होंने रातें अपनी काली की हैं, जिन्हें उस्तादों को खिदमत कर करके, वो भी हारमोनियम वादक हैं। जी 4 दिन के फिल्मी गाने बजाने वाले भी हारमोनियम वादक हैं, और जिन्होंने रातें काली करी हैं उस्तादों की खिदमत कर करके अभी तक कर रहे हैं, वो भी हारमोनियम वादक हैं। मगर इसकी गहराई में जब आदमी पहुंचता है तो बड़ा मुश्किल होता है कैसे कैसे हमें संगत करना है। कैसे एक हारमोनियम होता है टाइपिंग का हारमोनियम, अच्छा, टाइपिंग का हारमोनियम, अच्छा। और एक होता है कि बोल का कटना कैसे है, बोल की कटिंग कैसे है। जैसे मोची जो है चप्पल काटता है ना, ऐसा बोल कटना चाहिए। ये हमारे वालिद साहब की देन है। अच्छा नहीं तो आपने इधर महाराष्ट्र में हर जगह अच्छा अच्छा हारमोनियम बजता है, मगर वो जो है वो टाइपिंग का हारमोनियम है। कितना गंधार पे हमें कितना वजन देना है, मध्यम पे हमें कितना वजन देना है, वो बोल उसकी कटिंग कैसे होगी। क्योंकि बंदिश का कटिंग बंदिश का भरना ही तो है भाई। आप लोगों के साथ जितने भी गवैये हैं सबके साथ में बजाने का जो मौका मिलता है हम लोगों को, तो वो बंदिश की कटिंग का ही तो है। जी जी। अच्छा, मैंने सुना था, जिक्र होता है कि वो स्केल चेंजर हारमोनियम होता है, स्टिक हारमोनियम होता है। जी जी पर जी। आपने जो हारमोनियम बताया वो थोड़ा वो बाज के विषय में आपने बताया कि एक, देखिए स्केल चेंजर हारमोनियम भी होता है, हाँ। और ज़्यादातर ये भी हारमोनियम है, बॉम्बे वाला भी हारमोनियम होता है। मगर हमारे वालिद साहब ने कभी भी स्केल चेंजर यूज नहीं किया। वो अलग क्या होता है इससे जो आप स्केल बजा रहे हैं? चेंजर में अलग, इससे अलग ये होता है कि उसमें स्केल होते हैं। अब जैसे हमें पहले काले से आदत है तो हमने वो उसको पहले काले में कर लिया और वहीं से बजा रहे हैं। अब आप दूसरे सफ़ेद से गा रहे हैं, हमने पहले काले से आदत है तो हमने वहाँ पर जो है उसको दूसरे सफ़ेद को पहले काले में कर लिया, तो वो वहीं जी, से जी। हो रहा है। अच्छा, स्केल चेंजर में ये है, और कोई फर्क नहीं और होता? कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही होता है, इस सेम ही तरह से। होता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा पता लगा। ये हम लोग ज़्यादातर हम सारे मैं बच्चों को जब सिखलाता हूँ तो मुझे एक बात आती है कि सारे बच्चे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो वो आजकल पूछते हैं कि गुरुजी ये दक्षिण भारतीय संगीत में तो हारमोनियम बजता हुआ संगत के रूप में नहीं दिखा है, पर उत्तर भारत में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और सुगम संगीत से लेके शास्त्रीय संगीत में भी ये बजता है। तो ऐसा हारमोनियम के साथ क्या हुआ कि वो दक्षिण भारत में इसका प्रचलन इतना नहीं हो पाया, और हमारे उत्तर भारतीय संगीत में इसका? जी, उत्तर भारत में थोड़ा सा, क्योंकि वो एक तो वहाँ का रागों का कुछ अलग हिसाब किताब है, जी हमारे शास्त्रीय संगीत का रागों का कुछ अलग है। जी क्योंकि पहले के जितने भी आप बुजुर्गों की रिकॉर्ड सुनो उसमें सब में सारंगी बजी है। जी जी। हारमोनियम तो बहुत बाद में आया, हारमोनियम का जन्म तो बहुत बाद का है, तो सारंगी ही बजी। मगर सारंगी का सबसे बड़ा, क्योंकि मैं तो खैर इस लायक नहीं हूँ, मगर हमारे पिताजी जो कहते थे कि बेटा सारंगी का बजाना और मिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर 100 रंग है, वो उसका मिलाना जो है ना बहुत मुश्किल है। और अगर सारंगी सुर में मिल गई तो उससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और गले के जितने करीब सारंगी है वो कोई भी इतने करीब नहीं है। हालांकि सारंगी वादक गवैया तैयार कर सकता है, मगर गवैया सारंगी तैयार नहीं कर सकता। और उसकी मिसालें हैं, जैसे शकूर खां साहब, उस्ताद मशकूर अली खां साहब, हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, पंडित राजन साजन मिश्रा, उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब, शेरू फर्रू, तो उसकी मिसालें हैं। सारंगी वालों ने गवैये तैयार करे हैं, मगर गवैया सारंगी तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि वो टेक्निक ही नहीं है। तो सारंगी का चलन बहुत था, फिर सारंगी का चलन एक टाइम पर वो यूँ ख़त्म होता गया, क्योंकि बजाने वाले तो गिने चुने ही थे। और सारंग को गवैये को जो है ना, अब वो रिखप पे, क्योंकि उसकी तर में मिलाना, तो इसलिए हारमोनियम को फिर ज़्यादा, क्योंकि ये तो पहले से ट्यून है भाई,
तो इसको इसके उससे सा पा से या सा माँ से तो गवैयों को वो सपोर्ट मिलती रहती है। जी जी। तो अच्छा, आपके इसी बात से ये मुझे एक आया कि बच्चे पूछते हैं कि उत्पत्ति हारमोनियम की उत्पत्ति का क्या है, कोई इतिहास है क्या जी इसका? बिल्कुल इतिहास है मैं भी इसका। वही पूछने वाला था, जी इसका इतिहास है। इसकी उत्पत्ति के बारे में। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो एक आपके द्वारकीनाथ जी ज्ञान प्रकाश घोष जी के दादा, अच्छा। वो गए थे पेरिस में, क्योंकि अकोर्डियन का रीड जो होता है वो लंबा रीड होता है, तो उन्होंने वो अकोर्डियन का रीड देखा। एकॉर्डियन का? हाँ, एकॉर्डियन का रीड जब देखा तो वो रीड का देखने के बाद में कहने लगे यार इसका अगर हम बीच में से 2 टुकड़े करके और इसको थोड़ा छोटा साइज करें तो पहली लाट बनी वो बेकार हो गई, दूसरी बनी वो भी बेकार हो गई, कम से कम 10-15 बार कामयाबी हासिल हुई। तो है ये वाकई में ये विदेशी इंस्ट्रूमेंट है, मगर किसी ने फॉरनर ने नहीं बजाया इसको, क्योंकि उनका वो अकॉर्डियन बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं। इसका तो सबसे पहले द्वारकीनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है इसको बनाया। उनके हारमोनियम भी आते थे पहले, आपने देखे होंगे ज्वारकिंग सैनसन, ज्वारकिंग एंड सन, जिसमें लकड़ी के हैंडल वगैरह उस टाइम के, तो ये उन्होंने बनाया। और हिंदुस्तान में सबसे पहले हारमोनियम वादक जो हुए वो हुए ग्वालियर घराने के भैया साहब गणपत राय जी। भैया साहब गणपत राय जी ने हारमोनियम को बजाया और वो इस स्टाइल से बजाया उन्होंने, गज तोड़े अंक से, क्योंकि इसमें हम अगर बड़ा ख्याल बजाएं तो नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना गमक मीन वगैरह नहीं है, तो उन्होंने गज तोड़े अंक से इसको बजाया। भैया साहब का स्टाइल गज तोड़े अंक का था। गज तोड़े अंक? जी, जैसे 4-4 के जी। तो भैया सबसे पहले हिंदुस्तान में भैया साहब हारमोनियम के दाता जो थे वो भैया साहब हुए। गज तोड़े अंक, यदि आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा ज्ञात हो तो आप थोड़ा सा एक बजा के। जी मैं बिल्कुल एक बार थोड़ा सा जी हमारे दर्शकों को सिस्टम से जैसे रिखप का बड़ा हो रही है तो रिखप पे गंधार की बड़ा हो रही है तो हमने गंधार, फिर मध्यम से पंचम दिखा, वो उसी हिसाब से जैसे आप लोग जैसे रिखप का आंदोलन कर रहे हैं, फिर गंधार का कर रहे हैं, मध्यम का कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से वो बढ़त होती रहेगी उसकी। ये गज तोड़े अंक का बहुत सुंदर। और हालांकि और भी हारमोनियम वादकों ने अच्छा जैसे पद्मना कोल्हापुरी जी के दादा गोविंदराव तांबेकर जी और उस्ताद गुलाम रसूल खां साहब आगरा वाले जी, उस्ताद ताज अहमद खां साहब और पंडित अप्पा जलगांवकर जी 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 जी, पंडित तुलसीदास बोरकर जी, मनहर चमेटे जी, ये एक हिंदुस्तान के वो हारमोनियम वादकों में से हैं कि जो इतिहास रच दिया है। उस्ताद महफूज खां साहब कलकत्ता वाले, उस्ताद असद अली खां साहब, क्योंकि ये हारमोनियम वादक ऐसे सिद्धि प्राप्त जिनको कहते हैं कि ऊपर वालों अल्लाह ताला ने इनको हारमोनियम के लिए ही बनाया है। सही कह, बहुत अच्छा। हालांकि हमारे दिल्ली में भी 2 हारमोनियम वादक बहुत अच्छे हुए, उस्ताद बाबा नसीर अहमद खां साहब और एक
छोटे से कद के थे, मगर उनका नाम तो मंजूरा खां था, मगर उनको कुबड़े मंजूरा खां कहते थे वो। हाँ, तो दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हारमोनियम नहीं बजा, बहुत अच्छा अच्छा हारमोनियम बजा है, और हिंदुस्तान में सब जगह अच्छा अच्छा हारमोनियम बजा है। वाह, सही में बहुत अच्छी बात है, अच्छी और बात बता ये रहे हैं देखिए जी, हर फूल की एक खुशबू अलग है। ये तो अल्लाह ताला बस, हर फूल की खुशबू अलग है। गुलाब को देखो तो गुलाब का अलग है, चमेली को देखो तो चमेली का। तो आपकी सूरत मेरी सूरत एक सी नहीं हो सकती, आपकी सोच मेरी सोच एक सी नहीं हो सकती। तो ये साज ज़्यादातर ऐसे देखने में आया है कि ये सहयोग के रूप में, गायन के एकम्पेनमेंट के रूप में ज़्यादातर दिखा है, और इसके अलावा सुगम संगीत में भी इसका प्रयोग, लोक संगीत में भी इसका प्रयोग मैंने देखा है कि बहुतायत से होता रहा है, पर ज़्यादातर संगत के रूप में हुआ है इस साज का प्रयोग। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से यह, देखिए एक्चुअली मैं, क्योंकि जो मेरे पिताजी ने मुझे संगत साथ, इसके ये संगत साथ के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना है। अब सोलो में हम 15 मिनट अगर इसको सोलो बजाएंगे ना, 15 मिनट 20 मिनट तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। 15-20 मिनट के बाद में रिपीटेशन होने लगेगी, क्योंकि उस कैपेसिटी नहीं है, उस जगह ही नहीं है उतनी, ना तो गमक है, ना मील है, ना खटका है, ना मुर्की है। तो वो 15 मिनट तक तो बहुत अच्छा सोलो लगेगा आपको, कानों को बहुत अच्छा लगेगा, रिपीट नहीं होगा। 15 मिनट के बाद में फिर वही पलटे रिपीट होंगे, वही ताने रिपीट होंगी। जी जी जी। और सुगम संगीत में जो है, क्योंकि वो हम कॉर्ड से बजा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, और उसमें हमें 12 सुर का इस्तेमाल पूरा मिल रहा है, तो हम कभी घूम जाए तो उसमें, जैसे मांड है या पहाड़ी है, पीलू है, अब उसमें सोच अपनी निकल जाता है इंसान। अच्छा, कॉर्ड मतलब ये पाश्चात्य संगीत से जो हमारा आता है वो कॉर्ड्स का है। ओके, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तो कॉर्ड्स तो षड्ज पंचम जी का ही चलता है, षड्ज जी, मध्यम, षड्ज पंचम, ऐसे ही है। पर इसमें कॉर्ड्स की भी संभावना है हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में। जी, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। हाँ प्लीज। हाँ, जैसे उस सप्तक के बारे में, जैसे गाने में सप्तक होते हैं, वो भी बताऊंगा। तीनों सप्तक, तो हारमोनियम में भी 3 सप्तक, 3.5 सप्तक का हारमोनियम होता है? हारमोनियम 3.25 सप्तक का होता है। अच्छा, क्योंकि जो पुराने हारमोनियम जितने बने हैं वो 3.25 सप्तक के ही बने हैं। नहीं, नॉर्मल हारमोनियम जैसे होता है तो 3 सप्तक, 3.5 सप्तक का हारमोनियम होता है। 3.5 सप्तक का या 2.5 सप्तक का, बहुत से लोग 2.5 सप्तक का भी, क्योंकि वजन के हिसाब से अपना हल्का बनवाते हैं। ये थोड़ा सप्तक का थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए जरा स्टूडेंट को। इसका मतलब है कि हारमोनियम सीखने वालों को थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक, पाश्चात्य संगीत की भी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामान्यतः जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसमें तंत्रकारी अंग और गायकी अंग, 2 अंग से बजाने की का प्रचलन है। तो हारमोनियम को जब सीखते हैं हम, तो क्या उसमें भी ये, देखिए, मैं विभाजन होता है कि तंत्रकारी अंग से सीखें या गायकी अंग से सीखें? उसका भी एक विभाजन होता है। अब जैसे बच्चे, कोई भी स्टूडेंट है, अब वो जैसे गुरु के पास जाएगा तो वो वैसे ही सीखेगा जी। अब उनके घराने में तंत्रकारी अंग से सीखा है उनके गुरु ने, और बहुतों ने जो है वो गायकी अंग से सीखा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा होती है हारमोनियम का, मुझे लगता है गायकी अंग से ज़्यादा होता होगा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा तंत्रकारी अंग से ही होता है इसका। गायकी अंग तो हिंदुस्तान में सिर्फ ओनली हमारे फादर थे जो गायकी अंग को उन्होंने आगे इसमें बजाया।
पर इसका प्रयोग तो गायक में गायन में सबसे ज्यादा मैंने प्रयोग आपको होता है पहले संगतकार अपने के नाम पहले सवाल में आपको बताया था कि एक टाइपिंग का हारमोनियम होता है और एक कटिंग का हारमोनियम होता है, क्योंकि बोल बात कैसे कटेगा, बोल का काटना कैसे है। अब टाइपिंग में तो हमने एक वो कर लिया और उसके बाद में हम उसमें ताने बाने सब मार झाला वाला सब फेंक रहे, मगर उसको जरा कैसे बोल का जरा कैसे उसको गंधार मध्यम कैसे उसका कितना वजन रखे कैसे लगेगा। एक बार आप केवल थोड़ा सा तंत्रकारी अंग जैसे आप लोग सीखते हैं, उसके बाद गायकी अंग कैसे आप ही बता सकते हैं? जी 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 एक बार थोड़ा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखलाइए। अब एक तो मैं आपको पहले टाइपिंग स्टाइल से हाँ हाँ ठीक है। गायकी अंग ये हमारे बाबूजी की देन है, ये हमारे वालिद साहब की देन है। और हालांकि इसमें मींड तो नहीं है, मगर हमारे बाबूजी ने 100 में से 80% बजाई है, मींड बजाई हो। और तो कर देखो उसमें अब इंस्ट्रूमेंट में नहीं है तो वो है ही नहीं है, मगर उसकी कोशिश करा हमारे वालिद साहब ने करी। वाह वाह, कैसे गंधार से मध्यम की मींड लगेगी वो मतलब हाँ क्या बात है। क्या बात है, बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर किया, वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो आप कुछ अच्छा, जैसे आजकल हारमोनियम की एकल प्रस्तुति कम देखा जाता है, जी इसका क्या कारण है? कि कारण तो ऐसा है कि इधर में थोड़ा कम बजता है, दिल्ली वगैरह में, महाराष्ट्र में बहुत, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छा ज्यादा है। और सब अच्छे बजाने वाले हैं महाराष्ट्र में, और अच्छा बजाते हैं वो। उनका यहाँ पर एक पैर पेटी भी बजती है, हाँ। हालांकि वो हमारे उत्तर यहाँ भी बजी है हिंदुस्तान में, यहाँ पर दिल्ली इधर उधर यूपी वगैरह में बहुत नौटंगियों में बजती थी, नाट्य संगीत में वहाँ नाट्य संगीत में बजती थी, यहाँ नौटंगियों में बजती थी। और उसमें नौटंगियों में बड़ा मुश्किल दोनों हाथों से बजती थी, मगर उसमें छंद चौबोला 1.5 टुकी 2.5 टुकी उसमें ये बजता था। जैसे टप्पे में ताने होती है ना, 1.5 दाने की तान, 2 दाने की तान, 3.5 दाने की तान, ऐसी उसमें जो है नौटंगी में थोड़ा सा अलग हो, और उसका नगमा अलग है, उसका नगमा भी अलग है और उसका बजाने का स्टाइल भी बहुत अलग है। बजाऊं थोड़ा सा? क्या बात है।
इसका नगमा है, ये नौटंकी शुरू यहीं से होती है, क्योंकि नगाड़े वाले को नगमा यही दिया जाता है। इसका नौटंकी का बजाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली वो तो दोनों हाथों से बजती है। इस हाथ से जो है वो उसके कॉर्ड को कर रखा है, और इस हाथ से हमें बोल बजाना है और छंद बजाना है, तो उसका 1.5 टुकी 2.5 टुकी सवैया ढैया, क्योंकि नौटंकी में ये बजता है। क्योंकि हमारे बाबूजी ने बहुत बजाया नौटंकी में, कानपुर में बहुत, श्यामा जी के साथ में बहुत, श्यामाबाई थी एक नौटंकी वाली, उनके साथ बहुत बजाया, बहुत काम करा। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, लग रहा है कि इसके बाद तो हम लोगों का वो वादन ही चले और हम लोग उसका आनंद रसास्वादन करें। एक मेरे तरफ से एक आखिरी प्रश्न जो मेरी अपनी उत्कंठा है कि बहुत सारे वाद्य यंत्रों में इधर देखा मैंने पिछले 20, 22, 25 या 50 सालों में, या मैं अपने 50 साल की बात कर रहा हूँ, और थोड़ा शायद पहले से होगा, कि कुछ वाद्य यंत्र ऐसे थे जिनमें जैसे आपने अभी बताया कि लिमिटेशंस थे कुछ, कि उसमें ये नहीं, मीड़ या खटका वो नहीं बज सकते थे, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया। कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम भी थोड़ा परिवर्तित कर दिया करके लाया गया। तो आप अभी बहुत युवा कलाकार हैं इस क्षेत्र के, और गुणी भी हैं, अच्छी तालीम आपकी हुई है, तो आप क्या भविष्य में ऐसा कुछ सोचते हैं कि इस हारमोनियम में भी ऐसा कुछ परिवर्तन ला के? मेरे ख्याल से अप्पा जलगांवकर के जो हारमोनियम थे वो 22 श्रुतियों का था। श्रुति का उनका बहुत उस हारमोनियम में श्रुति का भी प्रयोग था। तो मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था उनके हारमोनियम में। उनके हारमोनियम में ये था, ये चीज मैंने देखा है, खुद देखा है। श्रुति का भी उनका जबरदस्त था, सप्तक के साथ श्रुति का भी था उनका हारमोनियम। तो उनका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था अप्पा जलगांवकर का। अप्पा जी का बहुत बड़ा, कि उन्होंने श्रुति को इंट्रोड्यूस किया था हारमोनियम में। मगर मैं उस बात को जो है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र में जो है गंधार ट्यूनिंग का एक चलन चल गया है, और आजकल गवैये जो है वो ये कहते हैं कि गंधार ट्यूनिंग होना चाहिए हारमोनियम। भाई अगर गंधार ट्यूनिंग होगी तो मध्यम को कहाँ लेके जाऊंगा, पंचम को कहाँ लेके जाऊंगा, या तो फिर हर स्केल का बाजा बनवाना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए ढोलपुरी जी है महाराष्ट्र, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा महाराष्ट्र जाता हूँ, उनका हारमोनियम का टोन और हमारे इधर के हारमोनियम के टोन में बहुत फर्क है। एक्चुअली वो ऐसा क्यों? वो सिंगल लीड बजाते हैं, वो सिंगल लाइन बजाते हैं, हम डबल लाइन बजाते हैं, क्योंकि हमें नीचे का खर्च का जो आस जो मिलती है वो हमें आस मिलती है इसकी, और उनको जो है वो इसमें भी मैं कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। आप देखिए अब ये सिंगल लीड बजा रहा हूँ, डबल का नहीं कर रहा, ये है। अच्छा, चूंकि ये कथक केंद्र है, तो क्या आप मानते हैं कि गायन वादन और कथक नृत्य के विद्यार्थी को हारमोनियम का ज्ञान और उसे सीखने उनके कला के लिए लाभदायक होता है? देखिए, ये तो हारमोनियम तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ये तो सब, अगर इसको स्वर ज्ञान के लिए, और सबके घर में होता है, हर किसी स्टूडेंट के आपके घर में हारमोनियम मिलेगा। उसका ये है कि हमें स्वर ज्ञान जो वो, क्योंकि अभी शुरुआत के स्टूडेंट को अगर हमने तानपुरा दे दिया तो वो तानपुरा पहले तो कैच नहीं कर पाएगा, मिला ही नहीं पाएगा, तो भाई वो तो जिंदगी जैसे लाइफ के 4 हमारे योग है, ऐसे ही तानपुरे का भी वो है। हाँ, इसके तो अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों हैं कि यदि हारमोनियम हमारा डिस्ट्यून हो तो हमारा रियाज भी वैसे ही हो जाएगा। दूसरा ये है कि हारमोनियम यदि ट्यून्ड हो हमारे पास तो हम उसके अभ्यास से, उसके सा रे गा से हम अपने गले को मिला के अपने सुर को हम लोग पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए हारमोनियम आवश्यक है, और हारमोनियम का, और साथ साथ अभी तो हम कथक केंद्र पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कथक के स्टूडेंट ज़्यादा है, बजाते हैं और ये करते हैं, और सबको नगमा की ज़रूरत होती है, साथ में गायन होता है, तो उसमें भी हारमोनियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप उसका भी ध्यान रखते हुए, यदि आपको अपने तरफ से लगे, जैसे नगमा है,
तो नगमा हारमोनियम पे भी बजता है। बिल्कुल वैसे बजता तो सारंगी पे, जैसे आपने बताया, सारंगी तो है ही है मुख्य साज, जी लेकिन साथ साथ हारमोनियम का की भी संगत बहुत जी जी आजकल प्रचलन में है और बहुत प्रमुखता से है। जी। और कथक सोलो और तबला संगत, तबला सोलो दोनों में ही हारमोनियम की प्रधानता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि नगमा जब हम बांधेंगे या तो सारंगी में बांधेंगे या हारमोनियम में बांधेंगे, जी। तो इसलिए उसमें दोनों की जरूरत है। जी तो हर तरह से देखा जाता है तो हारमोनियम का महत्व तो संगीत में, गायन वादन और नृत्य तीनों में बराबर तरह तीनों से में बराबर है। बराबर तरह से जी। एक वो जो मैंने कहा था कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की बात जैसे बाकी साजों में हुआ, जी। संतूर में भी कुछ जी। किया गया, बहुत ज्यादा। गिटार में भी कुछ किया गया, तो वो फिर इस तरह से जो हुआ है, ऐसा तानपुरे- आपको लगता है कि क्या भविष्य में ऐसा कुछ आपको ऐसा सूझता है कि इसमें कुछ किया जा सकता है ताकि मीण और नहीं, मीण का काम तो खैर नहीं होगा इसमें। जी मीण तो इसमें बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत गमक हो सकती है, वो भी उस रीड के ऊपर हमको जो है थोड़ा सा तामा रखवाना पड़ेगा, तो वो रीड जब बजेगा तो वो तिरतराएगा, तो वो भी मगर ओरिजिनल नहीं है। जी जी जी। वो भी ओरिजिनल आप नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है? नहीं। अच्छा और अगर करने वाले करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो श्रुति की जो बात आई थी कि अपा जी जो श्रुति, वो कैसे श्रुति दिखलाते थे इसमें? वो उसमें एक्चुअली क्या किया था? देखिए, मैं उसका बताता हूँ आपको। जी जी जी, अलग हो गया। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ दरबारी है, मियाँ मल्हार है। अब जैसे आप निखात का, दोनों निखातों का आंदोलन कर रहे हैं, जी जी, तो आप हाँ जैसे हाँ कपड़ा निचोड़ा जाता है वैसे ही तो आप वैसे ही हो रहा है। आप आंदोलन हाँ, हाँ। करोगे। अब उसमें वो इसमें नहीं है वो चीज़ें। हाँ तो उसमें ये होता था, उसमें ये है श्रुति वाले हारमोनियम में कि अगर हम उसकी जो श्रुति खोल के बजाएंगे ना, तो वो आप होएगा, वो भी उसमें वो पूरा नहीं होगा, मगर वो आप डिस्टर्ब नहीं होगे। ये है, और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। और जैसे आप दरबारी गंधार का आंदोलन कर रहे हो, अब हम भी आप किस उपज से आप गंधार का रूप बनाए बैठे हुए अपने दिमाग में, हमें तो मालूम नहीं है, मगर हम आपको वही गंधार का गंधारी गंधार, अब तो वो आपका भी रास्ता ब्लॉक हो रहा है, आपको आगे जगह नहीं मिल रही है। तो ये एक जिस राग का जितनी कैपेसिटी, इसकी जितनी लिमिट है, उतना ये बच सकता है। जी जी जी। और कोई कहता है कि भाई इसमें हमने ये भी है वो भी है, तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत बढ़िया है। मगर हम तो विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, और अभी भी सब लोगों से, जितने भी आप सब गुणीजन हैं, सबों से सीखने को मिलता है। भाई बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। हम तो विद्यार्थी हैं, बस अल्लाह ताला भगवान से, अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक मंच पे बैठे तो इज्जत रख लेना बस, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है। बाप बेटे का नहीं होता और बेटा बाप का भी नहीं होता। स्टेज एक, ये मंच ही एक ऐसी जगह है, और हमेशा बस ऊपर वाले से ये करके बैठे कि मालिक प्रभु या मेरे बाबा आज इज्जत मेरी रह जाए, बस यही बहुत अच्छा है। और बहुत से लोग मन मिजाज में ये बैठते हैं कि नहीं यार, आज तो हमको तबले वाले को फंसाना है और ये करना है, तो मालिक पहले ही उसके हाथ में हथकड़ी डाल देता है कि ले बेटा फंसा ले तू, अब कहाँ से फंसाएगा। या गाने वाले को, वो आदमी बहुत से मिजाज में बन के होते ना, सही बात। तो भगवान खुद उसके हाथों में हथकड़ी, वो ऐसा अंधा हो जाता है कि अच्छा खासा ग्रीन रूम में बजा रहा है और स्टेज पे नहीं बज रहा। सही बात, सही बात। बड़ा कठिन काम है ये। ऊपर वाले से बस यही है, प्रार्थना करते रहो कि मालिक इज्जत लाज रखवा ले, और बड़ा दुआओं का काम है। हारमोनियम के घराने भी हैं क्या कोई? नहीं जी, हारमोनियम के घराने नहीं है, हारमोनियम का घराना नहीं है।
हारमोनियम सीखने के लिए, बजाना सीखने के लिए गाना सीखना ज़रूरी है क्या? जी बिल्कुल। हाँ तो जरूरी, ये तो बेसुरी गाएंगे बेसुराई बजाएंगे। बेसुराई गाना तो बजाएंगे। प्रथम है। इसलिए बच्चों गाना सीखना निहायत ज़रूरी है। गाना सीखना डांसरों के लिए भी जरूरी है। जी, ये लगता है सुर में गाना तो सबके लिए जरूरी नहीं, गायन तो सबको सीखना चाहिए। अगर डांसर को गाना नहीं आएगा तो अभिनय कर ही नहीं सकते वो, इसलिए गाना जरूरी है। गाना से आएंगे, राग आएंगे तो ही वो अपना कॉम्पोजिशन खुद सोच सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए, इसलिए गाना तो होना ही हमने चाहिए। बहुत पूछ लिया। हमारे दर्शकों में से अगर यदि किसी को कोई कुछ पूछना है, आप पूछना हो तो आप प्लीज 5-10 मिनट है, फिर हाँ, 5 आप बजे लोग। इनका सोलो है। मुझे लगता है कि डांसर को तो सभी चीजें सीखना जरूरी है। हाँ जी ठीक, बिल्कुल। गाना तो है ही, हाँ, तबला। तबला भी सीखना चाहिए, बजावट भी, सीखना चाहिए, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये कि भाषा अच्छी होनी चाहिए। जी जी। सितार, अगर सितार भी सीखे तो बहुत अच्छी बात है। तो डांसर बेचारे बहुत फंसे हुए हैं सब कुछ सीखना है। और बहुत से लोग बजाते भी हैं, मुझे लगता है बहुत से डांसर ऐसे हैं कि जो तबला भी अच्छा बजा लेते हैं। किसी को पूछना है तो पूछ लो, किसी को पूछना है तो, आपके मन में कोई शंका है तो आप पूछ लीजिए। शंका हो या उत्कंठा हो हाँ पूछिए। जाकिर भाई नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि लाइट म्यूजिक की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें कोडिंग की बात हो रही थी। तो कभी कभी कुछ लाइट म्यूजिक में कुछ कॉम्पोजिशन होती है राग तोड़ी पे, तो तोड़ी पे आप कैसे कॉर्ड्स का कौन सा कॉर्ड्स बजाते हैं? तोड़ी पे? तोड़ी अगर बज रहा हो तो तोड़ी पे कोई कॉम्पोजिशन हो तो अच्छा, उस पर कॉर्ड कैसे करते हैं? मतलब उसमें हारमोनियम वादक या कीबोर्ड वाला कैसे कॉर्ड भरते हैं आप लोग, ये जानना था मुझे। जी ये और भी इसके अलावा कम नोट्स वाले जो राग होते हैं उसके अंदर अगर कुछ कॉम्पोजिशन हो तो उसमें आप लोग को परेशानी होती होगी मेरे ख्याल से, हारमोनियम या कीबोर्ड वालों जी, परेशानी तो कम नोट वालों में, ज़्यादा नोट वालों में सब में ही होती है, मगर ये है कि बस हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि गाना बजाना एक ऐसी चीज़ है कि जितना रियाज करोगे हमारे वालिद साहब ये कहते थे कि बेटा जितना रियाज करोगे उतना राज करोगे। ये तो बर्तन है, जितना मांजोगे उतना चमकेगा, ये किसी का खरीदा हुआ नहीं है। जब आप ठीक है, आप उनके बेटे हो, उनके खां साहब के बेटे हो या उन पंडित महाराज के बेटे हो, वो कुछ नहीं है। तो आप करते क्या हो ये बताओ? वो तो बहुत अच्छा कर गए वो तो बहुत अच्छा कर ऐसा करके गए कि तो फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं कर पा रहे। सही बात। और किसी को पूछना है कुछ? मैं जी जी आदाब सलाम जी भाई साहब नमस्कार। जी इतना अच्छा बोल रहे हो आप, इतना अच्छा बजा रहे हो। सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ। एक तो इनके वालिद साहब को बचपन से सुनते आ रहे हैं, बेशक, मतलब अब तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। पहले हारमोनियम प्लेयर मेरे, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, जी जिनको रेडियो से ग्रेड मिला था, जी क्या ये सच है? नहीं, सबसे पहले हारमोनियम वादक जो थे वो पंडित मनोहर चिमैटी जी, उनको ग्रेड मिला उनको था? मिला। उसके बाद में फिर हमारे वालिद साहब को मिला अच्छा, वाह। जी। और बाकायदा इसका जो है हारमोनियम का अलीपुर रेडियो, पहले अलीपुर रोड पर आकाशवाणी होती थी, तो
इसका बाकायदा जैसे आदमी का डेड बॉडी लेके जाते हैं ना, जनाजा निकला था। इसका बाकायदा इसका जनाजा निकला था। और जेड बुखारी साहब डायरेक्टर थे उस टाइम पे, जनरल। ये सन 47 से पहले की बात है। 47 से पहले की बात है। और बाकायदा इसका, क्योंकि इसको इंस्ट्रूमेंट मानते ही नहीं थे हारमोनियम को। ये थोड़ा सा स्टोरी बताइए जी। क्योंकि इसको इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते थे। जी। तो ऑल इंडिया रेडियो में सन 47 से पहले इसका बाकायदा जनाजा निकाला गया था ऑल इंडिया रेडियो से। जी, अलीपुर रोड से इसका बाकायदा जनाजा निकला। तो वापस कैसे आया? वापस ऐसे आया कि श्रीनगर आकाशवाणी में बेगम अख्तर जी गा रही थी। तो जब वो तो हारमोनियम लेके गाती थी, उनके हाथ से जो है हारमोनियम छुड़ा लिया गया था कि आप बगैर हारमोनियम के नहीं गा सकते, बगैर हारमोनियम के गाओगे आप। क्या नहीं, मैं तो गाती नहीं हूँ। क्या आप ठीक है नहीं गाइए, मगर ये तो बैन है। हालांकि बेगम अख्तर जी गाई भी नहीं। फिर इसके बावजूद ये 4 हारमोनियम प्लेयर हुए, हारमोनियम वादक पंडित मनोहर चमेटे जी, पंडित अप्पा जलगांवकर जी, हमारे वालिद साहब और उस्ताद महफूज खां साहब, कलकत्ता वाले, जिन्होंने बाकायदा इस मुकदमा लड़ा। इसका मुकदमा बाकायदा कोर्ट में इससे मुकदमा लड़ा इससे। तो इसमें 2 हारमोनियम वादक तो पहले ही क्योंकि वो बजाने के चक्कर में उस टाइम पे जो है वो 30 रुपये या 25 रुपये या 20 रुपये मिलते थे आकाशवाणी में, तो बहुत बड़ी पैसे होते थे। तो ये उस्ताद महफूज खां साहब और अप्पा जी चले गए। तो फिर मनोहर चमेटे जी और पापा हमारे ने लड़ा और बाकायदा इसका प्रूफ करके दिखाया कि भाई, और भगवत गीता में जो है वो 413 नंबर पेज पे एक वाक़या लिखा हुआ है इसका। जैसे पुष्पक विमान है ना, ऐसी, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि लोग जो थे वो एक मट्टी का ऐसे ही बनाते थे। और आपने गांव देहात में देखा होगा, झोपड़ी छप्पड़ डलता है, उसमें एक टटेरा होता है बीच में। तो वो टटेरा जो है बीच में फंसाते थे और लकड़ी के ऐसे गिप्पे उसके मट्टी के गिप्पे बनाते थे। और उसको जब बनाने के बाद में जब वो सूख जाता था तो उसमें यूँ उंगली मारते थे तो ध्वनि पैदा होती थी। अच्छा। हाँ, उसमें एक ध्वनि पैदा होती थी। तो इस बेस से ये मुकदमा जीते। फिर उसके बावजूद आकाशवाणी में इसकी लास्ट ग्रेड थी बी, बस बी ग्रेड हारमोनियम वादक की, वही ए ग्रेड, वही टॉप ग्रेड, वही सब कुछ बी ग्रेड थी, बी से ज़्यादा नहीं थी। फिर उसके बाद अब तो ए ग्रेड भी हारमोनियम वादक है और अच्छी बात है। हम तो दुआ करते हैं कि मालिक टॉप ग्रेड भी इसमें हुए। बिल्कुल, क्या बात है, वाह, बहुत तो ये इसकी वहीं से जो है वो अलीपुर रेडियो से ही इसका जो है। जी प्लीज प्लीज प्लीज। हमने ऐसा सुना कि हारमोनियम आपके वालिद को पहले हारमोनियम वादक हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया। उससे पहले कभी किसी को नहीं मिला क्या? जी नहीं, उसके बाद भी नहीं मिला शायद किसी हमारे वालिद साहब हैं? अभी तक नहीं। इसके बाद भी नहीं मिला। साहब एक पहले एक हारमोनियम वादक ऐसे है कि जो उनको पद्म अवार्ड मिला। हालांकि उनसे अच्छे बजाने वाले बहुत अच्छे हारमोनियम वादक ऐसे हुए हैं। माइक मैंने ये बात सुनी थी किसी से कि इनके सुनी थी मैंने, क्योंकि राजन भैया के साथ घर पे मेरा भी आना जाना था। मेरे वालिद, मेरे मामू बहुत बजाते थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस्ताद रमज़ान खां साहब बहुत बजाते थे साजन भैया के साथ। तो वहाँ पे इस तरीके का जिक्र, और इनके वालिद को भी मैंने बहुत देखा राजन भैया के साथ बजाते हुए। तो वहाँ पे ये जिक्र हो रहा था। तो इनके वालिद कह रहे थे इस बात को कि भाई जैसे मुझे पद्मश्री मिला है तो और जो हारमोनियम वादक है, जैसे आपने नाम लिया महाराष्ट्र के जो है वो, उनको भी मिलना चाहिए, ऐसा कुछ बात। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके फादर पहले हारमोनियम वादक हैं जी, मेरे वालिद साहब पद्मश्री। जी, मेरे वालिद साहब पहले हारमोनियम वादक हैं जिनको पद्म अवार्ड मिला। और उनकी ये कोशिश थी कि भाई जैसे मुझे मिला है
मेरे और सीनियर जो मेरे हैं, और जो उनको भी- सीनियर हैं जैसे तुलसीदास बोरकर जी, अप्पा साहब जी, उनको भी मिले। और तो अब ये तो ये तो हमारी गलती नहीं है इसमें तो। ये इसमें तो हमारी कुछ कह नहीं लेकिन हाँ, ये मैंने ज़रूर सुना था कि इनके वालिद ने कहा था कि वो मेरे से सीनियर हैं, जी जी जी, ये बहुत तो बड़ी बात है। उनको भी बाकी में ये बहुत हमारे पिताजी से बहुत सीनियर, अप्पा साहब बहुत सीनियर थे हमारे वालिद साहब से। महफूज खान साहब बहुत सीनियर थे। और अच्छे अच्छे लोगों के साथ हमने नाम सुना है कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने गवैयों के साथ संगत की है। हर घराने की तीसरी पीढ़ी के साथ में मेरे वालिद साहब बजाए हैं। आप ऑल घराना ले लीजिए, हिंदुस्तान के जितने भी घराने हैं। अगर आप बनारस से शुरू हुई है तो पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, पंडित राजन साजन मिश्रा जी, रितेश रजनीश मिश्रा। रामपुर सैसवान में आ जाइए, निसार हुसैन खां साहब और अपने सरफराज हुसैन खां साहब, मुजाहिद हुसैन खां साहब, उस्ताद राशिद खां साहब। दिल्ली घराने में आ जाइए तो चांद खां साहब, उस्ताद नसीर अहमद खां साहब, उस्ताद इकबाल अहमद खां साहब। पंजाब में आ जाइए तो बरकत अली खां साहब, रजा अली खां और उनके स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट भी तो एक औलादी होती है। सही बात है, बहुत सुंदर। क्या क्योंकि स्टूडेंट भी अगर कोई बच्चा हमसे सीख रहा है तो वो भी तो हमारा बेटा या हमारी बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्योंकि सुंदर। गाना बजाना एक गाना बजाना ये चीज़ एक ऐसी, हालांकि आजकल के पहले गुड चरण स्पष्ट होते थे, सब कुछ लोग बात करते थे। अब तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एक यही हमारा एक गाने बजाने का काम ऐसा है कि इसमें हम अभी भी अपने बड़ों के चरण करते हैं, पैर छीते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और नहीं तो आप पढ़ाई में भी देख लीजिए, स्कूलों में तो गुरु शिष्य परंपरा कायम है अभी हमारे तक। गाने बजाने में गुरु शास्त्रीय शिष्य संगीत परंपरा में कायम ये है। बात तो सही है। हमारी फील्ड में ही है। हमारे पूरे गाने बजाने फील्ड में, गाने बजाने पूरी फील्ड में, गाने बजाने में अभी भी हमारे वही हमारे से बड़े जो है उनका हम कैसे उनको नमस्कार या उनके पैर कैसे हम। और अभी भी ये है कि हम जितने भी हमारे गाने बजाने वाले भाई लोग जितने भी हमसे सीनियर हैं सब बैठे हुए, इनसे हम आज भी हम इजाज़त लेकर कि भैया इजाज़त है सब लोगों से। जी जी जी, कहने की बात ही नहीं है। और तो वार्तालाप का सेशन अब खत्म होके अब आपका सुरीला साज और वादन सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं, लालायित हैं। तो आप कृपया शुरू करें और हम लोग नीचे बैठ सुनने श्रोता दीर्घा में हम लोग आ जाते हैं। अच्छा लग रहा है, ठीक लगेगा वहाँ से। मैं आपके सामने राग मधुवंती पेश करना चाह रहा हूँ। जो अच्छा है वो मेरे उस्तादों का है
और जो उसमें थोड़ी कमी है वो मेरी है। आप लोगों से सबसे इजाज़त। राग मधुमती मत
सारंगी वाले बैठे हुए हैं, तो क्या घर में सारंगी तो बजिए जरा, एक दो चीज़ें सारंगी की। अभी मैं आपके सामने राग पूरिया धनासी पेश करूँगा।
भाई बैठे हुए हैं और ये मैंने ताया अब्बा से ये मैंने सीखा था, तो मैं नज़र कर रहा हूँ। पाँच सात मिनट का और है अभी टाइम? अभी तो टाइम है। हाँ, लाइट म्यूजिक सुनाओ। हाँ, लाइट थोड़ा सा लाइट 5 मिनट लाइट। 5-10 मिनट माच खमाच। बता दो